नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज मैं आपके सामने अल्सरेटिव कोलाइटिस की केस सीरीज प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जैसे कि मेरे प्रीवियस आपने केस सीरीज या फिर केस स्टडी सिंगल केस स्टडीज देखी होगी एंड दैट पेशेंट इज सो हैप्पी नाउ। वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चल रहे हैं। आज मैं एक केस सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पे 10 पेशेंट्स है मेरे पास, जो मैंने सिलेक्टिवली चूज किए हैं, जिनमें से पेशेंट्स को बड़े अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले हैं उनके अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो सिम्टम्स में और उनके पैरामीटर्स में। ये जो 10 पेशेंट्स है बेसिकली ये आईपीडी पेशेंट्स है, कुछ डे केयर बेसिस पे जो थेरेपी के लिए मेरे पास पंचकर्मा के लिए आते थे उनके पेशेंट का डेटा है। तो ये इफेक्टिव पेशेंट्स रहे हैं। ये जो 10 पेशेंट्स हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, नोन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं। मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी डायग्नोज्ड होके आए हुए अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं। इनका मैंने डाटा आईपीडी का और डे केयर के जो दोनों भी पेशेंट्स हैं इनका बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट इन दोनों का भी डाटा मैंने एक साथ लिया है और उसी पैरामीटर्स को मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे कि आपको पता है कि इट इज अ इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसको आईबीडी का ही पार्ट माना जाता है। आईबीडी के दो मेजर पार्ट्स है, दैट इज वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकंड इज क्रॉन डिजीज। तो ये पेशेंट्स है नोन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी केस स्टडी में आपको बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार रक्तज अतिसार या फिर पित्तज ग्रहणी के समान हम इसका रिजेंबल कर सकते हैं या फिर कोरिलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि सेम इसी प्रकार के जो सिम्टम्स है सारे के सारे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रक्तज अतिसार या फिर पित्तज ग्रहणी आ गया, मतलब यहाँ पे जो दोष खराब हो रहा है, जो दोष इंपैक्ट हो रहा है दैट इज पित्त दोष, और जो धातु ज्यादा खराब हो रहा है या फिर इंपैक्टेड हो रहा है वो रक्त धातु है। यहाँ पे धातु दौर्बल्य मतलब धातु कम हो रहा है या फिर ब्लड बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, ये हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। तो मेरे मटेरियल एंड मेथड्स में मैंने स्टडी डिजाइन की है वो प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल केस सीरीज है। यहाँ पे पॉपुलेशन का एज क्राइटेरिया मैंने 20 to 60, ये सिलेक्टिव पेशेंट रैंडमली पेशेंट चूज किए हैं, जिनमें से जो पेशेंट्स है ये सारे ही नॉन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में मैंने देखा है कि जो पेशेंट क्रॉन डिजीज, नॉन केस ऑफ क्रॉन डिजीज है, मैंने उनको एक्सक्लूड किया है, या फिर उनको सीवियर सिस्टेमिक कोई इलनेस है या फिर प्रेगनेंसी में कोई है, इनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। इनके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक डाइट, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और पंचकर्मा थेरेपी मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया है। तो मैं आपको ये डिटेल्स बता देता हूँ। पहले तो मैंने उनको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है इन्हीं 10 पेशेंट्स को। वो पर्टिकुलर मेडिसिन इस प्रकार से है, जैसे मैंने उनको कैप्सूल कूटज बिल्वा दिया है, 2 कैप्सूल डेली आफ्टर मील विथ वार्म वाटर। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हमारे आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन किसके साथ दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अनुपान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसके साथ वो मेडिसिन उस पेशेंट में देनी चाहिए, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उस पेशेंट में तभी इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है अगर हम अनुपान डिसाइड करते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट मतलब इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन, बड़े लंबे समय से अल्सरेशंस को या फिर उस प्रकार की बीमारी को फेस करता आ रहा है। उस सिम्टम्स में हम क्या अनुपान एग्जैक्टली उसको देते हैं, उस बेसिस पे उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट मेरे पास आईपीडी में एडमिट रहे हैं या फिर डे केयर के बेसिस पे रोज आके मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे थे, मैंने उनका कुछ अनुपान फिक्स किया था। जैसे कूटज बिल्वा मैंने 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील दिया था विथ ल्यूकवार्म वाटर। कैप्सूल पित्ता बैलेंस 2 कैप्सूल आफ्टर मील्स विथ मिश्री के पानी के साथ, मतलब मिश्री वाटर के साथ मैंने उनको दिया है। कामदुदा, मिश्री का पानी भी अल्प मात्रा में बनाना है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि 1 कप पानी लिया है मैंने और 1 टीस्पून ऑफ मिश्री उसमें ऐड करके घोलने के लिए बताया पेशेंट को, और उसके साथ पित्ता बैलेंस की कैप्सूल, ये 2-2 कैप्सूल सुबह शाम आफ्टर मील लेने के लिए मैंने उनको सजेस्ट किया है। कामदुदा मुक्ता, इट इज अ क्लासिकल मेडिसिन जो 125 मिलीग्राम की है। इस ऐसे 2 टैबलेट्स मैंने ट्वाइस अ डेली 1 चम्मच गुलकंद के साथ। कामदुदा मुक्ता जो ये टैबलेट है बड़ी क्लासिकल मेडिसिन है, घन टैबलेट है। अगर आप 1 चम्मच गुलकंद के ऊपर ये 2 टैबलेट्स रख के उसको मुंह में रख के उसको चबा के खाते हो गुलकंद के साथ, तो बड़ा ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स कम होने में। उसके साथ बोलबद्ध रस, ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या फिर ब्लीडिंग की सिवियरिटी कम करने के लिए यूज करने वाली मेडिसिन है, जो कि 250 mg
2 टैबलेट ट्वाइस डेली इस प्रकार से पानी के साथ लेने के लिए बोला है। और एक सुवर्ण सूचकर रस, जैसे मैंने आपको बोला है, जहां कहीं पे भी पित्त दोष बहुत ज्यादा एग्रीवेट हुआ है और रक्त धातु धातु का दौर्बल्य होना शुरू हुआ है, उस जगह पे अगर हमने गोल्ड की प्रिपरेशन की कोई मेडिसिन हमने यूज करी तो वो बहुत इफेक्टिवली आपको रिजल्ट देती है। तो मैंने सुवर्ण सूचकर रस 125 मिलीग्राम एक टैबलेट वंस अ डे हम एम्प्टी स्टमक शहद के साथ लेने के लिए बोला है। जैसे हमने कामदुदा मुक्ता गुलकंद के साथ खाने के लिए बताई, उसी प्रकार से 1 चम्मच शहद का लेके उसके ऊपर एक सुवर्ण सूचकर की टैबलेट या फिर उसको क्रश करके वो टैबलेट उसके ऊपर रख के खाने के लिए मैंने उनको बताया, खाली पेट सुबह सुबह। उससे धातु दौर्बल्य में बड़ा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और कोई भी सुवर्ण कल्प है वो खाली पेट लेने से, मतलब रसायन कल्प या फिर सुवर्ण कल्प खाली पेट लेने से बड़े तत्काल रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट की डिजीज में। इस वजह से मैंने उनका काल मतलब टाइमिंग ये रखी है। उनको मैंने मेरा पैटर्न था आयुर्वेदिक मेडिसिन का। मैंने उसके बाद उनको कुछ डाइटरी गाइडलाइंस किए। उस डाइटरी गाइडलाइंस में मैं बड़ा स्पष्ट रहा हूँ। जो उनको पचने वाले अन्न है, इस प्रकार के डाइजेस्टिव फूड का मैंने इस्तेमाल किया। जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स, इनका स्टीम्ड वेजिटेबल्स, इसका मैंने अधिक इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मूंग की दाल और सूप्स और राइस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है। और थोड़ा पर्सनलाइज किया है मैंने कि इन पेशेंट में इस प्रकार का आहार देना है, इस पेशेंट में इस प्रकार का आहार देना है। और ये पर्सनलाइज करने के बाद मुझे कुछ वेरिएशंस मिले उनमें। मैंने सभी पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क लेने के लिए रिकमेंड किया है, जो कि गट को सूदिंग करने में बड़ा हेल्प करता है। पंचकर्मा थेरेपीज में ये 10 भी पेशेंट्स मेरे पास जो आईपीडी और डे केयर के पेशेंट्स आ रहे थे, इन सभी को मैंने पिच्छा बस्ती दिया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में पिच्छा बस्ती का इस्तेमाल करता हूँ पंचकर्मा के लिए। बड़ा ही अच्छा इंडिकेटेड एनिमा है, एनिमा थेरेपी है, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई है, जो एस्ट्रिंजेंट और कूल हर्ब्स की डिकॉक्शन के साथ बन के मतलब बनाया जाता है, जो कि एस्ट्रिंजेंट और कूल है, मतलब आपका ब्लीडिंग रोकने के लिए, अल्सरेशन को ठीक करने के लिए और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन को कम करने के लिए बहुत तत्काल रिजल्ट देता है। और देखिए, लंबे समय से अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ले रहा है, भले ही वो एलोपैथी मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी लो, उनको जब हम पंचकर्मा पे लेके आते हैं या फिर पिच्छा बस्ती जब मैं देता हूँ, उनकी जो प्रोग्रेस है रिजल्ट्स की, रिलीफ देने की, सभी चीजों की, वो बढ़ जाती है। मतलब उनका डिजीज के जो सिम्टम्स है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और वो रिजल्ट बड़ा फास्ट आता है आफ्टर पंचकर्मा। तो पंचकर्मा में पिच्छा बस्ती बड़ी लाभदायक है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में। 3 महीने का मैंने ड्यूरेशन रखा है इनकी पेशेंट्स की, जिसमें मैंने 3 महीने कंटिन्यूसली मेडिसिन और डाइटरी फैक्टर रखे हैं। और पिच्छा बस्ती मैंने डिसाइड करके उनको 5 दिन के लिए, इस महीने, नेक्स्ट महीने 5 दिन और अगले महीने 5 दिन, इस प्रकार से बुला के उनको पिच्छा बस्ती दी है। मैं आपको थोड़ा सा इन सभी केस सीरीज में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस पैरामीटर्स के बलबूते पे हम ये समझ पाएंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में कुछ अच्छा और सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया है। तो सब्जेक्टिव पैरामीटर्स में मैंने रेक्टल ब्लीडिंग को विशेष महत्व दिया। ब्लीडिंग एक मेजर सिम्टम है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जो फ्रीक्वेंटली आता है। तो उस फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी का ग्रेड स्केल किया है मैंने, और उस बेसिस पे मैंने पैरामीटर डिसाइड किया। एब्डोमिनल पेन, जिसका VAS वास के अकॉर्डिंगली 0 इज नॉन पेन और 10 इज सीवियर पेन, ग्रेडिंग की है 0 से लेकर 10 तक एब्डोमिनल पेन की। स्टूल की फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, ये पर डे कितने एपिसोड्स हो रहे हैं पर पेशेंट्स में, इसकी तरफ भी ध्यान दिया है। और फटीग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट मल्टीपल टाइम मोशंस के लिए जाता है जिसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, तो फटीगनेस और या फिर क्वालिटी लाइफ में क्या चीजों में बदलाव हुई है, ये भी पैरामीटर मैंने सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में उनका रखा है। अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब जहां पे हमें क्लियरली पता लग जाता है कि ये कागज के ऊपर हमारे टेस्ट में ये रिपोर्ट था बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट ये रिपोर्ट रहा है। तो उसमें हमने मायो स्कोर की तरफ ध्यान दिया है, जो कि रिडक्शन ऑफ स्कोर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट ऑफ यूसी सिवियरिटी। ये हमें समझ में आ जाता है कि अगर उसके स्कोर में रिडक्शन आया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिवियरिटी कितनी रिड्यूस हो रही है, ये पता चल जाता है। ब्लड मार्कर्स में हीमोग्लोबिन की इंप्रूवमेंट देखेंगे हम, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP की तरफ ध्यान देखेंगे, और ESR। इन 3 पैरामीटर्स को बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट मैंने चेक किया है। और वेट मैनेजमेंट, मोस्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में
मल्टीपल डायरिया की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से वेट भी रिड्यूस होता है। जैसे हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो रहा है ब्लीडिंग की वजह से, जैसे हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो रहा है ब्लीडिंग की वजह से, उसी प्रकार से मल्टीपल मोशन की वजह से वेट भी रिड्यूस होता है। तो इसके तरफ भी मैंने थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया है। दीज आर सम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज। अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। डेमोग्राफिकली देखा जाए तो 6 मेल और 4 फीमेल्स इस तरीके से रैंडमली सेलेक्टेड ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के 10 पेशेंट्स रहे हैं, जिनका मीन एज अगर देखा है तो 35, जो हमारा क्राइटेरिया है 20 से 60 के बीच में का, तो हमने मीन निकाला उसका, तो 35 ईयर्स ऑफ एज ये क्राइटेरिया है। इसके आउटकम्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मायो स्कोर बड़ा ही अच्छा डिक्रीज हुआ है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइज हुई है, 2 to 3 पर डे हुई है 80% ऑफ पेशेंट्स में। 80% लोगों में, मतलब ये 10 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स, 8 पेशेंट्स में मुझे 2 से 3 पर डे के एपिसोड्स ही दिखने में मिले, जो कि उनके पहले बहुत ज्यादा थे। रेक्टल ब्लीडिंग 90% पेशेंट में रिड्यूस हो गई। बोल बद्दा बड़ा अच्छा काम करता है, और जो डाइटरी फैक्टर्स हमने बताए वो इमीडिएटली अच्छे काम करते हैं। उसके साथ ही साथ जो पिच्छा बस्ती है वो तत्काल में ब्लीडिंग को रोकने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। तो 90% लोगों में इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी। सीआरपी लेवल उनका रिड्यूस होकर 70% आया था, और ईएसआर इंप्रूव बाय 65%। ये हमने टोटल एनालाइज करके रिजल्ट निकाले कि बिफोर ट्रीटमेंट क्या थे और आफ्टर ट्रीटमेंट कितना परसेंट हमें उनमें इंप्रूवमेंट मिला है। स्टैटिस्टिकली एनालाइज हमने जब किया था तो हमने पेयर टी टेस्ट का इस्तेमाल किया उनके प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन को कंपैरिजन करने के लिए। मतलब पेयर टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्री बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट की क्या चेंजेस हुए उसको एनालाइज करने के लिए। उस बेसिस से हमें बड़ा ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिला है। ये जो कुछ भी मेरे पास 10 पेशेंट रह के गए हैं या फिर डे केयर में थेरेपीज करने आए थे और डाइट और मेडिसिन फॉलो कर रहे थे, उन सभी पेशेंट की जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो समस्या तो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। उनकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी स्लोली रिड्यूस होती गई डे बाय डे, और 3 महीने में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। उनके कोलोनोस्कोपी में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं दिख उनके कोलोनोस्कोपी में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दिए, बट उनके जो बाकी पैरामीटर्स है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, उनमें बड़े अच्छे बदलाव दिखाई दिए। जैसे कि हीमोग्लोबिन में, सीआरपी में, ईएसआर में, इवन दो उनके मायो स्कोर में, उनके रेक्टल ब्लीडिंग में, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल में, इन सभी में बड़े अच्छे रिजल्ट दिखे। जब भी किसी अल्सरेटिव कोलाइटिस के व्यक्ति को उनकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम होना, ब्लीडिंग का रेशो कम होना या फिर वेट मैनेजमेंट होना, ये 3 मुख्य चीजें होना शुरू हो जाती है, तब वो पेशेंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। और किसी व्यक्ति का अपने प्रति होने वाला आत्मविश्वास बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो डिजीज को ठीक करने के लिए। मतलब पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है आपको। अदरवाइज पेशेंट क्रॉनिक डिजीज में स्ट्रेस आउट होने की वजह से बहुत ज्यादा डिजीज को एग्रीवेट करवा लेता है। तो ये अगर सिम्टम्स में रिडक्शन मिलता है तो उसके साथ पेशेंट बड़ा ही सेटिस्फाई फील करता है, और उसी अकॉर्डिंगली अगर हम वो डाइट लेना शुरू करेगा तो बड़े अच्छे अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिजल्ट मिल सकते हैं। आज की केस सीरीज इतने तक ही। अगली बार मैं आपको इसी प्रकार से जो केस सीरीज है या फिर केस स्टडी है इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।